नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं हम सबके परिचित हैं और किसी परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। हमारे साथ हैं माननीय श्रीपाल राणा जी। आप बारह राणा स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं और बारह राणा वही स्थान है जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर एक सुंदर सा परिसर, महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति और एक छात्रावास है और एक सुंदर सा मंदिर भी है। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है और भी कुछ जानेंगे बारह राणा समिति के बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है थारू समाचार चैनल में। नमस्कार। रुस्तम जी, आपने इस प्रकार का मौका मुझे दिया है कि मैं समाज को और बारह राणा स्मारक के बारे में बता सकूं, तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए जी, तो सबसे पहले सर हम चर्चा करेंगे बारह राणा स्मारक जो समिति है और बारह राणा जो वहाँ पर संस्थान बना हुआ है, उसका इतिहास एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि बारह राणा जो स्मारक हमने बनाया है, वहाँ पर वो जो क्षेत्र है वो प्रशासन में भी और डॉक्यूमेंट्स में भी बारह राणा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। सारे उसमें लगा हुआ है। बहुत दिनों से इस समाज की, थारू समाज की ऐसी इच्छा थी कि वहाँ पर कोई ना कोई हमारा श्रद्धा का केंद्र, सम्मान का केंद्र, गौरव का केंद्र ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज सबसे पहले वहाँ पर आए थे, वहाँ से वो होकर, तो वहाँ पर हमारा बनना चाहिए। इसलिए हमारे मन में भी ऐसा आया कि वहाँ बनना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने भी, ऐसा नहीं है कि हमने ही प्रयास किया, उसमें और लोगों ने भी प्रयास किया। राजस्थान गए, वहाँ की मिट्टी लेकर आए, उसको नमन किया, ये सब कुछ। लेकिन हमने कहा कि भाई अभी हम नहीं कहते, लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी वैसे ही हम इसमें काम करेंगे। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई और खंडूरी जो मुख्यमंत्री बने, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर बारह राणा स्मारक बनाना चाहिए। लेकिन हमारे सहयोग के लिए एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय स्तर का संगठन था, बनवासी कल्याण आश्रम, और उसके माध्यम से हमने अप्रोच की और मुख्यमंत्री जी के पास संदेश भेजा, कार्यवाही की कि यहाँ पर बारह राणा स्मारक बनना चाहिए। तो इसलिए हमने मांग की थी उनसे 12 एकड़ के लिए। लेकिन उस समय खंडूरी जी के समझ में ना आने के कारण उन्होंने 3 एकड़ हमको सहर्ष वो भूमि प्रदान की, और जिसमें हमने ये बारह राणा स्मारक बनाया है। और इसमें सब लोग, बड़ी इच्छा है, बड़ी उनकी भावना है, बड़ी श्रद्धा है, सब लोग आते हैं और यहाँ पर कार सेवा भी करते हैं। अपना संस्थान मानकर सब लोग आते हैं और उनके लिए गौरव का विषय भी है, सम्मान का विषय भी है। जी, सर एक बात ये बताइए, वहाँ पर संग्रहालय बने, वहाँ पर महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति हो, एक सुंदर सा मंदिर हो, ये जहन में कैसे आया कि इस तरह का प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे? जैसे ही हमको भूमि मिली, वैसे ही हमारे अपने समाज के लोग, जो समिति के लोग हैं, अन्य लोग भी हैं, वो बैठ के विचार किया कि भाई ये जो ज़मीन हमको मिली है, इसमें हम क्या क्या प्रोजेक्ट चला सकते हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। तो ऐसा विचार आया कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर जो हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो एक मठिया सी मंदिर बनाया हुआ था, जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी, बाद में यहाँ पर ये जेल कैंप के अधीन ये क्षेत्र रहा, तो जेल के कर्मियों ने भी वहाँ पर मंदिर बनाया था, लेकिन उसकी भी स्थिति ऐसी थी। तो ऐसा आया कि एक तो भव्य मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए, और इसलिए हमने उसी गर्भगृह पर, जहाँ पर शिवलिंग पहले था, उसी गर्भगृह पर एक भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है। तो ऐसे ये मंदिर का निर्माण था, एक गौशाला का प्रोजेक्ट था, और हमारे संग्रहालय का प्रोजेक्ट है, छात्रावास का प्रोजेक्ट है, और जो नक्षत्र वाटिका है उसका प्रोजेक्ट है। इस प्रकार हमने कहा कि ये जो सारे के सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, जिससे कि यहाँ पर व्यक्ति आए तो उसको एक सुकून भी मिल सके, शांति मिल सके, गौरव महसूस हो और सम्मान मिल सके। इस दृष्टि से हमने ये सारा का सारा प्रोजेक्ट बनाया है, और ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं हमारे बनकर तैयार हैं और चालू हैं। जी,
तो कई बार ये भी सुनने में आता है कि जैसे वो जो संस्थान है, वो मूल रूप से राणा समाज से संबंधित है। तो क्या कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है या ऐसा कुछ लोग सवाल करते हैं कि उस पर जो है बाहरी लोग जो है या बाहरी लोग तो मैं नहीं कहूँगा, अन्य समाज के जो है उनका हस्तक्षेप अधिक है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हस्तक्षेप कुछ भी नहीं है। तो जो बारह राणा स्मारक समिति है हमारी, उसमें सारे के सारे थारू समाज के लोग, राणा लोग, जैसे मैं अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष रामकिशोर जी खटीमा से हो गए, राकेश जी खटीमा अमाउं से हमारे महामंत्री हो गए, दिनेश राणा जी सह मंत्री हो गए, हमारे सुरेश राणा जी कोषाध्यक्ष हो गए। तो ऐसी सारी की सारी जो समिति है हमारी, वो अपने थारू राणा समाज के ही लोग हैं। और आप जैसी बात कर रहे हैं कि हस्तक्षेप रहता है, हस्तक्षेप नहीं, हमने ये बारह राणा स्मारक बनाया जरूर है, लेकिन इसमें केवल और केवल अगर ऐसा माने कि भाई हम ही महाराणा प्रताप के वंशज हैं, तो ऐसा नहीं है। महाराणा प्रताप के वंशज और लोग हैं, हम वहाँ से यहाँ पर आए, हम थारू समाज के लोग हो गए, अन्य लोग भी हैं, वो भी महाराणा प्रताप तो पूरे देश के हैं, और देश के नहीं तो पूरी दुनिया में उनका नाम चलता है। इसलिए ये प्रोजेक्ट ठीक प्रकार से चल सके, यहाँ पर जो छात्रावास है ठीक प्रकार से चल सके, तो दूसरे लोगों से भी हम सहयोग लेते हैं। उनका हस्तक्षेप कुछ नहीं है। इसलिए जो हम ये जो समिति तय करती है काम, वो उसी प्रकार का होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है सर्वमान्य हो, जैसे यहाँ पर गुरुद्वारा है नानक मता का, वैसे ही हम मान्यता चाहते हैं कि यहाँ पर सभी समाज के लोग आएं और अपने को गौरवान्वित महसूस करें। जी। आपने छात्रावास का बताया कि वहाँ पर छात्रावास चलता है। तो वहाँ पर जो छात्रावास चलता है, उन बच्चों का केवल शिक्षा पर ही ध्यान है या उनके सर्वांगीण विकास की बात के लिए आप कुछ करते हैं ऐसा कुछ? हाँ, रुस्तम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये छात्रावास शिक्षा को लेकर है, ठीक है ना? शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान से नहीं है, शिक्षा का मतलब संस्कार से है। हम ऐसे युवाओं को तैयार करना चाहते हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में जाकर और ठीक प्रकार से काम कर सकें। तो उसको शारीरिक दृष्टि से हमारे यहाँ पर कहीं भी अगर आप विचार करेंगे तो आर्चरी का कहीं प्रशिक्षण नहीं होता, और मलखंभ का कहीं प्रशिक्षण नहीं होता। तो खो खो, कबड्डी और अन्य अन्य प्रकार के प्रशिक्षण देते हैं। पढ़ाई की दृष्टि से अच्छे जो प्राइवेट स्कूल हैं, विद्या भारती के स्कूल हैं, उनमें हम उनको शिक्षा दिलाते हैं। लाने ले जाने की उनकी बस की व्यवस्था की है। तो ऐसा हम केवल और केवल उनको एक पंगु बनाकर और ये अनाथालय बनाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ से निकलने वाला जो युवा है, वो देश का एक अच्छा नागरिक हो, अच्छा ऑफिसर हो, अच्छा अधिकारी हो, अच्छा प्रशासक हो, जो देश का नेतृत्व कर सके। अगर उस क्षेत्र में भी अगर नौकरी भी अगर वो नहीं करता है, तो एक सामाजिक दायरे में एक अच्छा कृषक हो और समाज का नेतृत्व कर सके। ऐसे युवाओं को हम तैयार करना चाहते हैं, और उस दिशा में हमारी पूरी प्रक्रिया चल रही है। तो आप ये बताइए, जैसे वहाँ पर जो छात्र हैं, छात्र कहीं उनकी शिक्षा में उनकी उपलब्धि अगर मैं कहूँ तो ऐसा कुछ आप बताना चाहें कि वो आज कहाँ पर हैं या किसी संस्थान में, अच्छे संस्थान में अगर हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आप बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को? अभी प्रारंभिक दौर है, चल रहा है। 2009 में हमको ये संस्थान प्रारंभ हमने किया, और लगभग 11 से हमने छात्रावास प्रारंभ किया है। तो 11 से प्रारंभ किया है, तो 8-9 वर्ष हुए हैं। कक्षा 6 से हम उन विद्यार्थियों को लेते हैं, इंटर तक की पढ़ाई होती है। उसके बाद अन्य संस्थानों में जाते हैं, उनकी भी व्यवस्था हमने की है कि कोई हमारे उस संस्थान में रहकर भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो इस संस्थान में तो अभी इस प्रकार का ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ जो बालक हैं, छात्र हैं, वो नौकरी में गए हैं। बहुत बड़ी नौकरी में नहीं गए हैं, तो पुलिस में हैं, कहीं रेलवे में हैं, कहीं पटवारी लेखपाल हैं, ऐसे करके बने हैं। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे हमारा ये प्रतिष्ठान चलता जाएगा, तो निश्चित रूप से हम यहाँ से आईएएस पैदा करना चाहेंगे, और ऐसी हमारे बालकों में एबिलिटी है जो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जी। एक और सवाल मेरा ये है कि जो बारह राणा स्मारक समिति है, उसके आगे के कार्यक्रम क्या होंगे? आगे की योजनाएँ क्या होंगी जिससे हमारे समाज को अधिक से अधिक और लाभ मिल सके?
हम एक तो हमारा प्रोजेक्ट है कि हम एक तो शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान दे ही रहे हैं। दूसरा, हम खेलों की तरफ विद्यार्थियों का वो करना चाहते हैं। आज जो थारू समाज के बालक हैं, तो भौतिक दृष्टि से, फिज़िकली दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से बहुत मजबूत हैं। और अभी हमने ओलंपिक में देखा है कि पूर्वोत्तर राज्य के जो लोग हैं, कैसे-कैसी विषम कठिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया है और आज देश का नाम रोशन किया है। ऐसा ही हम चाहते हैं कि कहीं न कहीं हमारे जो विद्यार्थी हैं यहाँ के और भी समाज के, तो वो खेलों में आगे बढ़ें और प्रशासनिक सेवाओं में जाएँ, ऐसा हमारा प्रयास है। और सामाजिक दृष्टि से हम खेती के वहाँ पर प्रयोग करते हैं, बायोगैस का प्रयोग करते हैं, कुछ छोटे-छोटे और प्रोजेक्ट बनाते हैं जिनको गाँव के लोगों को बुलाते हैं वहाँ पर कि ऐसा-ऐसा हो सकता है। और आगे-आगे ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं जिससे कि ये जो संस्थान है वो सामाजिक संस्थान बना रहे और उसके माध्यम से समाज का चौमुखी विकास हो सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। जी। एक और मेरा ये सवाल है कि जैसे कि आपने प्रशासनिक सेवा में बात की, बिल्कुल हमारे राणा समाज के कई छात्र हैं, होनहार हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में जो है वो पीछे हट जाते हैं। भले ही आरक्षण उन्हें मिलता है, लेकिन बावजूद इसके वो कहीं न कहीं उन्हें वो एक्सपोज़र नहीं मिल पाता है। तो क्या आपका संगठन ऐसा कुछ काम कर रहा है कि जिससे जो हमारे समाज के होनहार बच्चे हैं, उनको एक तरह से दिशा दी जाए उस ओर, ताकि वो प्रशासनिक सेवा में जा सकें और इस समाज का नाम रोशन कर सकें? ये तो समाज को विचार करना पड़ेगा। जैसे कई बार यहाँ पर छोटे-छोटे बहुत सारे हमारे समाज में संगठन हैं। तो छोटे-छोटे सामाजिक विकास के लिए छोटे-छोटे काम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि भई सामाजिक विकास करना है, समाज का आर्थिक विकास करना है। सामाजिक विकास तो तभी होता है जब आर्थिक विकास हो सकता है। क्योंकि आर्थिक आज जो समाज की स्थिति है वो आर्थिक दृष्टि से तब फिर समाज में बराबरी का दर्जा देती है। तो कई लोगों से मैं कहता हूँ कि भाई इस प्रकार का एक ट्रस्ट बनाना चाहिए, ठीक है ना? अपने समाज में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं और धनवान भी हैं। तो क्या ऐसे 100-200 लोगों को ट्रस्टी बनाकर एक बड़ा अमाउंट और ट्रस्ट के रूप में इकट्ठा किया जाए और उसके माध्यम से हम कहीं दिल्ली में या अन्यत्र जहाँ पर इस प्रकार की सुविधाएं हैं, कोचिंग मिल सकती है विद्यार्थियों को, जो हमारे समाज के होनहार बालक हैं, जो सुविधाओं के से वंचित होकर और वो काम नहीं कर पाते हैं, क्या हम ऐसी सुविधा दे सकते हैं? तो इसके लिए अपना प्रयास है, हम ये इस दिशा में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम अपने युवाओं के लिए इस प्रकार का संगठन खड़ा करेंगे और उनको सुविधा देंगे जिससे कि वो प्रशासनिक सेवाओं में और ये खेलों में आगे बढ़ सकें। जी। हमारे समाज के कई ऐसे संगठन हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और लेकिन कहीं न कहीं वो संगठन जो है अपने उद्देश्य पर जो है नाकाम रहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैंने कई संगठन देखे हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनका जो एक तरह से उद्देश्य रहता है कि समाज के लिए कुछ करेंगे, वो आगे चलकर मतलब एक निरंतरता नहीं बनी रहती है, और वो अपने संगठन का लाभ जो है राजनीतिक ज़्यादा समझते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? ये जो संगठन बने हैं, विशेष रूप से कुछ लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ भी होती हैं, तो छोटे-छोटे संगठन एक उनको मंच मिलता है उनको। तो मंच के माध्यम से वो अपनी जो राजनीतिक भूख होती है, उसको मिटाते हैं। लेकिन वो जो संगठन है, वो लंबे समय तक नहीं चलते हैं, उसके लिए धैर्य चाहिए, धैर्यवान व्यक्ति चलाने वाला चाहिए, तो धैर्यता रहती नहीं है। दूसरे ये है कि जहाँ पर सामाजिक संगठन है, तो प्रामाणिकता चाहिए हर क्षेत्र में। तो प्रामाणिकता के ना होने के कारण समाज उस पर विश्वास करता नहीं है और समाज विश्वास नहीं करता है, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं। तो सामाजिक संगठन में प्रामाणिकता अनिवार्य है और अनुशासन अनिवार्य है, धैर्यता अनिवार्य है। इन सब का अगर वो होता है, समन्वय होता है, तो उसके कारण ये संगठन लंबे समय तक चलते हैं और समाज में भी काम होते हैं। जी, तो आप सुन रहे थे माननीय श्रीपाल राणा जी को, और आप जो हैं विभिन्न-विभिन्न मंचों के माध्यम से जनसेवा की आवाज़
लगातार उठाते रहते हैं और लगातार जनता के बीच बने रहते हैं। मैं रुस्तम सिंह राणा, विवेक के साथ थारू समाचार।